Hi guys, this is Survi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. I hope all of you are doing perfectly fine. और आज का सेशन है हमारे लिए बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्योंकि एग्जाम बस अब आ ही गया है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कुछ टॉपिक्स को लेके जो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसलिए वी हैव सच इम्पॉर्टेंट सेशन विद यू, इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कन्वेंशन से कनेक्टेड हमारा क्वेश्चन आता ही आता है यूजीसी नेट के पेपर में, पक्का आएगा। ठीक है, पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है। अब कन्वेंशन होता क्या है, पहले तो थोड़ा सा ये बता दूंगी। कन्वेंशन है जहां पर ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पे एक एजेंडा सेट करके उनके कुछ डिस्कशंस होते हैं एंड जो भी एक तरीके से मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है ना, जो भी इन्होंने फाइनलाइज किए हैं, यहाँ पर जो भी पॉइंटर्स को फाइनलाइज किया गया है उसे कन्वेंशन के फॉर्म में साइन किया जाता है। ठीक है, तो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं conventions from the point of view of IPR, that is intellectual property rights, from the point of view of international law और सबसे important from the point of view of environment। इसलिए हम स्टार्ट भी environment से करने वाले हैं। ठीक है, अब पहली चीज, क्यों ये सेशन तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्वेंशन से कनेक्टेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। यहां पर कन्वेंशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले तो ये समझ लेते हैं। किसी भी कन्वेंशन के लिए ईयर जब वो साइन हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, उसका पर्पस, वो किस चीज से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है, और क्या इंडिया उसका सिग्नेटरी है या नहीं, मतलब इंडिया ने वो कन्वेंशन साइन की है या नहीं की, मतलब इंडिया और उस कन्वेंशन का क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर साइन किया है तो कौन से ईयर में साइन किया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 पॉइंट से हमारे कन्वेंशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कन्वेंशन, जो है वियना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर सबको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में है, राइट। देयर वाज अ सर्टेन टाइम जहां पर ओजोन लेयर के डिप्लीट होने की वजह से ओवर एंटार्क्टिका एक होल हो गया था एंड यूवी रेज फिल्टर करता है हमारा ओजोन लेयर, जिसको हम डिपिक्ट करते हैं O3 से भी, है ना। अब यहाँ पर एक वियना कन्वेंशन हुई थी। वियना इज अ प्लेस इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, यहाँ पर एक कन्वेंशन हुई थी और ये साइन हुई थी 1985 में। तो 1985 में पहली बार ओजोन लेयर को लेके एक मीटिंग हुई वियना में, उसका नाम रखा गया वियना कन्वेंशन। क्या हमने इंडिया ने कभी इसे साइन किया, रैटिफाई किया? बिल्कुल, 1991 में। रैटिफाई का मतलब होता है यहाँ पर हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद इन आ कंट्री। साइन करने के बाद, साइन करना और रैटिफाई करना अलग अलग होता है। साइन है कि हाँ ठीक है मैं इसका मेंबर हूँ, रैटिफाई है कि चलो अब इसमें जो भी आपने पॉइंटर्स रखे हैं उसे हम अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका पर्पस एग्जैक्टली क्या था? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करना एंड यहाँ पे कुछ भी ऐसा डेटा रिसर्च करना, शेयर करना अमंग्स द नेशंस, जिससे ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है उसमें क्या कहते हैं परसेंटेज कम हो पाए। ठीक है, अब यहाँ पर बाइंडिंग रिडक्शन टारगेट्स सेट नहीं किए थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे पॉइंटर्स हम इसलिए मार्क कर रहे हैं, कुछ एक दो पॉइंट्स, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या वियना कन्वेंशंस के जो पॉइंट्स हैं क्या ये बाइंडिंग है कंट्रीज पे, मेंबर कंट्रीज पे? तो बिल्कुल भी नहीं, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक फ्रेमवर्क सेट हुआ बहुत से फर्दर प्रोटोकॉल्स के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो पहले वियना प्रोटोकॉल आया और फिर अब नाम लिया ही है, द नेक्स्ट वन इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये यहाँ पर 1987 में अडॉप्ट किया गया था। वो कब का था? ध्यान से देखो, 1985, 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया। ठीक है, यहाँ पे किगाली अमेंडमेंट भी आया था, मतलब इसी में ही हमने प्रोविजंस को अमेंड किया था जिसे रैटिफाई किया गया 2021 में। अब इसका पर्पस क्या था? हमें यहाँ पे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सोर्सेस को कम करना है। ठीक है, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जो बहुत हमारे एसीज, फ्रिज वगैरह से निकलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि ठीक है, द इंटेंट इज वेरी गुड कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकना है, बट करना कैसे है ये भी तो समझना होगा। तो जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका प्रोडक्शन कम हो, यहाँ पर उनको क्या कहते हैं,
उनका कंजम्पशन कम, प्रोडक्शन कम, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो इंस्टेंस है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल ट्रीटी थी एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 98% का कंप्लायंस आया था। दिस वाज वेरी वेरी गुड एंड इनफैक्ट इन द रीसेंट ईयर्स जो ओजोन डिप्लीशन है वो कम भी हो गया है एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एक्चुअली टू थैंक फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। द नेक्स्ट कन्वेंशन दैट वी हैव इज रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स। अब रामसर साइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वेटलैंड्स क्या होते हैं? लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स के आसपास कुछ ऐसे एरियाज जहां पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी खासी होती है, समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा, समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ फौना। तो यहाँ वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए रामसर कन्वेंशन हुई थी एंड यहाँ रामसर इससे कनेक्टेड क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है। तो 1971 में ये अडॉप्ट हुई थी एंड 1982 में इंडिया ने इसे रैटिफाई किया था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि करंटली एज ऑफ द डेट इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, कौन सी स्टेट में मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं। अभी रिसेंटली डिक्लेयर्ड रामसर साइट्स के बारे में बहुत पूछा जाता है एंड लेटली अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो रामसर साइट्स का जो नंबर है वो काफी मल्टीप्लाई हो रहा है। एक वक्त पे लोगों को पता भी नहीं था, बट नाउ द अवेयरनेस इज सच, जहां पर हम वेटलैंड्स को रामसर साइट को डिक्लेयर करके एंड उनका प्रेजर्वेशन एंड जो हैबिटेट है वो बहुत से बर्ड्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, तो उसको यहाँ प्रिजर्व करने की बात की जाती है। ठीक है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली हैबिटेट फॉर वाटर बर्ड्स एंड मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। I guess even 2nd February is even International Wetlands Day. Not really sure, मेरे को 2nd February याद आ रहा है। Tell me if I am wrong in the comment box. ठीक है, अब यहाँ पे कन्वेंशन रेकग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए एंड साइमल्टेनियसली एज हैबिटेट फॉर स्पीसीज। ठीक है, the next convention that we have is Basel Convention on Hazardous Wastes. अब hazardous waste in the terms of this was something that was signed in 1989 और हमने इसे 1992 में ratify कर लिया था। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी बहुत से एस्पेक्ट्स हमने हजार्डस वेस्ट को लेके इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हजार्डस वेस्ट का ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एज इन कंट्री टू कंट्री का जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल करने की बात की जा रही है। देन साइमल्टेनियसली प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल ट्रैफिक एंड इंश्योरिंग कि एक एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट है। मतलब जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस एज इन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीओपीज मटेरियल होते हैं जो इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं। तो कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, दे हैव अ वेरी गुड प्रोडक्शन, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज्यादा है, वहां का लाइफस्टाइल ऐसा है, तो वहां पे हजार्डस सब्सटेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो व्हाट दे डू इज वो किसी और कंट्री में वो पूरा का पूरा वेस्ट क्या करते हैं, ड्रेन कर देते हैं। सो इट्स अ प्रेशर ऑन द अदर कंट्री एंड नॉट द प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो इन चीजों को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन रियली वर्क्स। इंडिया डेफिनेटली इसका मेंबर भी है और उसने रैटिफाई भी किया और इन एस्पेक्ट्स में उसने स्टेप्स भी उठाए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव लॉज सच एज हजार्डस सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ बायोसेफ्टी की जो हमारे मेडिकल वगैरह में इंजेक्शंस और ये सारी चीजों के हजार्डस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। हाउ डू वी इवन केटर टू दैट, तो ये सारी चीजों के बारे में इंडिया के पास लॉज हैं। द नेक्स्ट वन इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, जो इंडिया ने अडॉप्ट हुई थी 1992 में और ये भी 2 साल बाद 1994 में रैटिफाई हो गई थी। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कन्वेंशंस। क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, मैं बार बार हर स्ट्रैटेजिक सेशन में भी बताती हूँ कि क्रोनोलॉजी समझना यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करना जब भी तुम नोट्स बनाओ तो थोड़ा क्रोनोलॉजी में अरेंज करने की कोशिश करना कि बाय चांस ईयर भूल भी जाओ तो जिस तरीके से नोट्स में था, याद किया था, उससे थोड़ा सा मामला क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स मेन थे। पहला कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओवरऑल एक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना सबसे मेन पर्पस था, नाम से ही समझ आ रहा है। एंड देन
एक सस्टेनेबल यूज करना, मतलब इस तरीके से कि हम भी उसे अच्छे से यूज कर पाए, फ्यूचर जनरेशंस भी यूज कर पाए, वो कंप्लीटली डिप्लीट ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो फेयरली एंड इक्विटेबली यहाँ पर यूज कर पाए ऑल द जनरेशंस। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस। अब इन इंटरनेशनल के कन्वेंशंस कुछ स्टडी करते हैं, और उसमें ये वाला कन्वेंशन तो पढ़ना बनता ही है, क्योंकि इतना बड़ा वॉर जो चल रहा है यूएसए इजराइल वर्सेस ईरान का, तो यहाँ पे जिनेवा कन्वेंशन इज इन न्यूज। 1949 का हमारा ये कन्वेंशन है, ठीक है। 1949 में ये साइन हुआ था, और इसके अंदर यहाँ 4 मेजर कन्वेंशंस हैं, 4 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। ये ऑलमोस्ट एक ऐसा कन्वेंशन है जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के वक्त किस तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए उससे कनेक्ट करता है। जैसे कन्वेंशन 1 इज अबाउट, अगर कोई भी वुंडेड एंड सिक, कोई आर्म्ड फोर्स है जिसको चोट लग चुकी है, जो बीमार है। सेकंड कन्वेंशन इज अबाउट शिपरेक, तो जहां किसी शिप पे अटैक हुआ है वहां उसमें फंसे हुए लोगों का। कन्वेंशन 3 इज अबाउट प्रिजनर ऑफ वॉर्स, एंड यहाँ पे कन्वेंशन 4 इज अबाउट सिविलियंस। सो दिस इज अ कन्वेंशन जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ से कनेक्ट करता है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के वक्त, वॉर के वक्त, अगर कोई भी यहां पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के वक्त, वॉर के वक्त अगर कोई भी दिक्कत है, तो वो यहाँ पर जेनेवा कन्वेंशन डील करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसके कन्वेंशंस अभी तक पर्टिकुलरली नहीं पूछे गए हैं, पर आपको पता होना चाहिए। इसके 4 कन्वेंशंस हैं, और ये चारों कन्वेंशंस में क्या क्या बात की गई है, फ्रॉम सिविलियंस टू सोल्जर्स टू द वंस हु आर स्टक ऑन द शिप टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, तीनों को यहाँ पर चारों को यहाँ पर डील किया गया है इन द जिनेवा कन्वेंशन। एंड इंडिया क्या इसका पार्टी है? यस, इंडिया यहाँ पे 1950 से इसका डेफिनेटली पार्टी है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल लॉ। जो हमने सबसे पहली कन्वेंशन पढ़ी थी, तो वो थी वियना कन्वेंशन फॉर ओजोन डिप्लीशन। ये है लॉ ऑफ ट्रीटीज के लिए। अब किसी भी 2 कंट्रीज के बीच में ट्रीटी, एक तरीके से अग्रीमेंट जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अगर उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया, एक ट्रीटी साइन हो गए, तो बहुत इजी होगा उन दोनों के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। और वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 की है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार क्रोनोलॉजी में पूछा गया है। अब सबसे अच्छी चीज, 1969 में आई थी, 1980 में लागू हुई थी, पर क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल भी नहीं। इंडिया बस इसे एक कस्टम के तौर पे फॉलो करता है, इन द टर्म्स ऑफ जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, ठीक है। पर इसे क्लियरली इंडिया इसका मेंबर नहीं है, रैटिफाई नहीं किया है, इनफैक्ट साइन भी नहीं किया है, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर रूल्स कोडिफाई किए गए फॉर द क्रिएशन, इंटरप्रिटेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज। जो भी ट्रीटी है, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा, उसके साथ क्या होगा, कोई फॉलो कर रहा है, उसके इंटरप्रिटेशंस, इन सबको यहाँ डिस्कस किया गया। और इसका एक जो की प्रिंसिपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैक्टा सेंट सर्वेंडा। ये फ्रेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 लाइनर के तौर पे आ सकता है। पैक्टा सेंट सर्वेंडा इज, जो भी पैक्ट है उसको हमें गुड फेथ में फॉलो करना होता है। अगर एक वादा किया है, तो यहाँ गुड फेथ में यू हैव टू फॉलो दोज पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के अराउंड ही यहाँ पर वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज हमारा एग्जिस्ट करता है। The next one is all the treaties that are connected to IPR, ठीक है। तो यहाँ पर पेरिस कन्वेंशन आप देख सकते हो, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन वन ऑफ द वेरी फर्स्ट वंस, 1883 की ये ट्रीटी है, सॉरी कन्वेंशन है। एंड यहाँ पे पूरा पर्पस क्या था? यहाँ पे पूरा पर्पस था कि हम पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डिजाइन्स, मतलब एक तरीके से इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, राइट। द नेक्स्ट वन इज पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ये 1970 की है। एंड यहाँ पे पीसीटी नाम से समझ आ रहा है, पेटेंट के रिगार्ड्स में जो भी बातें थी वो यहाँ पे कंसिडर की गई थी। नेक्स्ट इज बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन कनेक्टेड है कॉपीराइट से, और
ये है 1886 की। ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बर्न कन्वेंशन किससे कनेक्टेड है, पेरिस कन्वेंशन किससे कनेक्टेड है, तो इस तरीके से ज्यादा आते हैं। देन मैड्रिड प्रोटोकॉल यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेडमार्क से कनेक्टेड और इंडिया भी इसका मेंबर है। 1989 में ये साइन हुई थी और इंडिया 2013 से इसका मेंबर है। मूविंग ऑन, ट्रिप्स अग्रीमेंट, ट्रिप्स के बारे में तो हम सबको पता है, 1994 का हमारा ये अग्रीमेंट है, राइट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेटलमेंट अग्रीमेंट, राइट। यहाँ पर जो भी मेन आईपी स्टैंडर्ड्स है बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनको यहाँ प्रोवाइड किया गया था, और हमारे जितने भी लॉज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड वो यहाँ ट्रिप्स से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए हैं। तो ये है हमारे वो सारे मेजर कन्वेंशंस जिससे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। इस वक्त यहाँ पर इस जो हमने मुश्किल से शायद 8 से 10 कन्वेंशन के, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो मान के चलो ही चलो कि आएंगे ही आएंगे। सो 10 मिनट स्पेंड करके 1-2 नंबर तो हमारे सॉर्ट हो गए, ठीक है। चलो, सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। इंडिया स्टेटस ऑन वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज इज, यू हैव टू कमेंट बिलो कि व्हाट इज द आंसर। क्या ये साइंड एंड रैटिफाइड है, साइंड बट नॉट रैटिफाइड, नॉट अ पार्टी, डिनाउंस्ड आफ्टर रैटिफिकेशन? You have to let me know your answer in the comment box and that's it। पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और बहुत सारा सिलेबस है, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो, अ बैच हैज कम अप, ऑल यू नीड टू डू इज कॉल 6363286363। कॉल पे बात करने का मन नहीं है तो बस कैजुअली एक बार टॉप रैंकर्स की साइट देखो, ठीक है, एटलीस्ट सी कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे कितना कुछ मिल रहा है। टॉप रैंकर्स की साइट खोलनी है, ऑनलाइन कोर्सेज में लॉ पीजी में यूजीसी नेट लॉ पे जाना है एंड यू विल सी एक बैच के बारे में। एंड जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये मांग रहा है वेरिफिकेशन। ओके, जब आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फ्रॉम योर स्टडी शेड्यूल किस तरीके से शेड्यूल होगा क्लासेस का, देन क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, डिलीवरेबल्स में पीवाईक्यूज हैं, यहाँ पर हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट है, हर हफ्ते आपको 2 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट में जितना कंपटीशन हो चुका है वहां पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भले ही नेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पर टाइप ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन बहुत अटकाने वाला हो जाता है, स्पेशली पेपर 1 जिसको तुम थोड़ा लाइटली लेते हो। एंड ऑल्सो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस यहाँ पे साइमल्टेनियसली चलती है, जिससे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात दैट इज एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस। यहाँ पर आप फैकल्टी से 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी आपकी यूजीसी नेट फैकल्टीज क्वालिफाइड फैकल्टीज है, सब यहाँ यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। सो वी हैव बीन थ्रू दैट जर्नी एंड वी जस्ट वांट टू मेक इट इजी फॉर थ्रू आवर लेसन्स एंड लर्निंग्स। ऑलराइट, सो आई होपिंग कि मैं आपको बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे देखने वाली हूँ, राइट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द सेशन, एंड ऑल्सो जब यहाँ कॉल करोगे तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है एंड दैट कूपन कोड इज LEACYT, जिससे आपको मिलने वाला है 10% का ऑफ ऑन एनी बैच दैट यू बाय। ऑलराइट, दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन गाइस, थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन अनदर सेशंस। टेक केयर और आंसर करना मत भूलना। बाय बाय।